नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे, पूरा परिवार से कुशल मंगल होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। और आप जैसे राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा हर्ष और उल्लास की बात है हमें। और अगर अपन अब जो बात करना चाहते हैं वो प्यारे विद्यार्थियों बड़ा ही अच्छा टॉपिक था, अपना अवधारणाओं से संबंधित मुद्दे की बात कर रहा हूँ। कल यूपीएससी का भी बड़ा अच्छा परिणाम आया, देख के अच्छा लगा। बहुत सारे गांव के विद्यार्थी या फिर कहते रूरल डेवलपमेंट के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आईएएस की एग्ज़ाम पास की है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्यों नहीं हम भी ऐसे ही लगन और मेहनत के साथ ये आर्ट्स जो सब्जेक्ट अपन ने लिया है उससे हम आरएस आईएएस तक बन सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये हमारा कमज़ोर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि शासन और प्रशासन यही लोग चलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इनके अंडर ही होता है, इनका खुद का एक रुतबा होता है। तो बड़ा ही अच्छा लगा जब आईएएस का रिजल्ट आया। बहुत बहुत बधाई हो जिन विद्यार्थियों ने अपना मुकाम हासिल किया है। तो हम भी समय का सदुपयोग करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल करें। मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। अपन अवधारणाओं में एक बड़ी ही अच्छी अवधारणा है, वो है मार्क्सवाद, जो कार्ल मार्क्स विचारक की अपन ने जो चर्चा की थी कि जर्मनी का विद्वान था, बड़ा ही लगन और मेहनत से जो कार्य कर रहा था मार्क्स, उसने सिद्धांत दिए थे प्यारे विद्यार्थियों। पहला सिद्धांत उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया था, अपन ने जिसकी चर्चा कर चुके हैं, पहला सिद्धांत। ये दूसरा सिद्धांत है, इसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं। क्योंकि ये इसका मूल सिद्धांत न होकर हीगल और फायरबाग विद्वान से ये प्रभावित था। द्वंद्वात्मक हीगल ने दिया, भौतिकवाद फायरबाग ने दिया, और दोनों को मिलाकर इसने अपना प्रतिपादन किया था एक नए सिद्धांत का, जिसका नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। दूसरा अपना है ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों, ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है। इसमें अपन ने काफ़ी हद तक बात भी कर ली थी कि इसमें जो वर्ग हैं आपस में हमेशा इतिहास में उनके साथ संघर्ष रहा है, और आगे ये संघर्ष जो बन रहा है उसमें कुछ अवस्थाओं की बात की थी। वो 6 अवस्थाएं थी प्यारे विद्यार्थियों। कितनी अवस्थाएं थी? 6 अवस्थाओं की अपन ने कल्पना की, बात की है। वो 6 अवस्थाएं कौन सी हैं? आदिम साम्यवादी अवस्था। आदिम साम्यवादी अवस्था कैसी अवस्था है जिसकी अपन चर्चा करें, बात करें। एक पहले जो मनुष्य हुआ करता था, काल्पनिक दृष्टि से देखें तो वास्तव में मनुष्य कैसे कार्य करता था। मनुष्य को जो चीज़ मिलती थी, जंगल में रहता था, असभ्य था, बर्बर था, जो मिलता वो खा लेता, जहाँ नींद आती वहाँ सो जाता था। तो कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसी अवस्था थी जिसमें सोचने समझने की क्षमता कम थी, और व्यक्ति या मानव जो अवस्थाओं से कार्य करता था उसमें उसको ज़्यादा कोई लगन कार्य करने की ज़रूरत नहीं थी। वो एकदम ऐसे आराम की ज़िंदगी जी रहा था। प्रकृति से वो खुश था, प्रकृति से खुश था। थोड़ा सा विकास हुआ और संख्या बढ़ी। जैसे जनसंख्या बढ़ी तो एक अवस्था हुई जिसमें जनसंख्या थोड़ा सा बढ़ जाती है, और एक अवस्था आ जाती है दास अवस्था। दास अवस्था में एक दास होता है और एक स्वामी हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी राजा और मजदूर हो जाते हैं। कहने का मतलब दास स्वामी बन जाता है एक व्यक्ति, और बाकी उसके दास होते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में थोड़ा थोड़ा शोषण चलने लग जाता है, क्योंकि स्वामी यानी राजा द्वारा उन दासों का, ठीक है, उन दासों का क्या किया जाता है? थोड़ा थोड़ा शोषण किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर थोड़ा सा मानव का विकास होता है और हल चलाना वगैरह सीख जाता है, थोड़ी तार्किक बुद्धि आ जाती है, और उसमें शोषण करने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है और दासों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इस सामंतवादी अवस्था में कुछ जमींदार लोग, सामंत लोग, कुछ किसानों का या वर्ग, जो वह किसान वर्ग है, उनका अधिक शोषण करते हैं। तो ये बिचौलिया के माध्यम से सामंत लोग द्वारा शोषण की अवस्था आ जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा वैज्ञानिक आविष्कार हो जाता है। और चौथी अवस्था की बात करूं तो वो है पूंजीवादी अवस्था। इसमें एक मालिक हो जाता है, यानी मालिक बन जाता है, और बाकी क्या हो जाते हैं? मजदूर बन जाते हैं।
पूंजीवादी अवस्था में औद्योगिक फैक्ट्रियों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। जो वर्तमान में चल रही है इस अवस्था को ये बताता है कार्ल मार्क्स, ये 3 अवस्थाएं गुजर चुकी हैं, चौथी अवस्था जो पूंजीवादी है वो अब वर्तमान में चल रही है, 2 अवस्था आगे आने वाली है। ठीक है, तो पूंजीवादी अवस्था की बात की, इसमें शोषण अधिकतम सीमा पर होता है, चरम सीमा पर होता है, अंतिम बिंदु पर होता है। और इस बिंदु पर शोषण अधिकतम होता है तो जो मजदूर वर्ग हैं वो शासक के विरुद्ध क्या कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। और क्रांति कर कर जो वर्ग है शासक वर्ग का या मालिक वर्ग का, उस वर्ग को क्या कर देते हैं, ये समाप्त कर देते हैं। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद एक छोटी सी अवस्था आती है सर्वहारा वर्ग या अधिनायक तंत्र या अधिनायक वर्ग। ये वर्ग कुछ समय के लिए बनता है जिसमें सब लोग समान होते हैं, क्योंकि मालिकों का नाश कर दिया गया है, मालिकों को हटा दिया गया है, मजदूर वर्ग एक बनकर उन मालिकों का अंत कर रहा है। तो ये सर्वहारा वर्ग बन जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में एक ऐसी अवस्था आती है, ना मालिक होता है, ना मजदूर होता है, ना शोषण होता है, ना कोई वर्ग होता है, सब इक्वल होते हैं, समान होते हैं, और वो अवस्था है साम्यवादी अवस्था। ऐसे राज्य विहीन अवस्था हो जाएगी, धर्म विहीन अवस्था हो जाएगी, शोषण विहीन अवस्था हो जाएगी, वर्ग विहीन अवस्था हो जाएगी, जिसको अपन कहते हैं साम्यवादी अवस्था। ना कोई वर्ग होगा, ना कोई शोषण करने वाला होगा, ना शोषित होगा, किसी प्रकार का कोई वर्ग इसमें शामिल नहीं होगा। तो इन 6 अवस्थाओं की बात की है कार्ल मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत में या इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में। आगे मैं बात करूं इतिहास की आर्थिक व्याख्या के निष्कर्षों की मैं बात करूं तो क्या निष्कर्ष निकलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक एक निष्कर्ष को ध्यान रखना है। मानव जीवन में सभ्यता विकास की प्रक्रिया का संचालन आर्थिक तत्व होता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकलता है कि मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो आर्थिक तत्व होता है प्यारे विद्यार्थियों। मानव का जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है संपूर्ण जीवन में, तो आर्थिक तत्व पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है विकास की प्रक्रिया में। दूसरा है प्रत्येक युद्ध में आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण था, उसका सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण भी था। जिस आर्थिक तत्व का नियंत्रण था समाज पर, उस पर राजनीतिक नियंत्रण भी था और सामाजिक नियंत्रण भी इसी के अंडर में था। जिसके पास आर्थिक तत्व क्या था, निर्मित था, आर्थिक तत्व का बल था, उसी व्यक्ति पर कैसा नियंत्रण था, सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण भी उसी के ऊपर हुआ करता था। तो पहली बात अपन को ये ध्यान में रखना है, राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण भी उनके अंतर्गत ही आता है। तीसरी मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, वो है आर्थिक परिवर्तनों में ही सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। जहां कहीं भी आर्थिक परिवर्तन है वहीं पर, जहां क्या है आर्थिक परिवर्तन है, आर्थिक जो परिवर्तन है वहीं पर सामाजिक परिवर्तन भी हैं और राजनीतिक परिवर्तन भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक परिवर्तन जहां होता है तो उसके साथ साथ उस पर, क्योंकि प्रभाव और नियंत्रण किसका होता है, आर्थिक तत्व का ही होता है, तो सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण भी क्या है, उनके अंतर्गत ही चलते हैं। एक बात यह भी ध्यान रखना है निष्कर्ष में, आदिम साम्यवादी अवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अवस्था तक वर्ग संघर्ष की रही है। यानी पहली जो ये अवस्था है इसमें शोषण नहीं होता था, इसमें शोषण होता है, इसमें भी शोषण होता है, इसमें भी शोषण होता है। तो इन 3 अवस्थाओं तक शोषण होता है, इसके बाद वापस शोषण नहीं होता है। इसी सिद्धांत में अपन ने ये भी बातें कही है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर ही मार्क्स पूंजीवाद और साम्यवाद के आगमन की क्या करता है, घोषणा करता है। इसी सिद्धांत से ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसी अवस्थाएं आएंगी, साम्यवाद आएगा, इसी अवस्थाओं को देखने के बाद लगता है या ये अवस्था भी आएगी। तो पूंजीवाद आने के बाद ही क्या लगता है, अन्य वादों का क्या है, अन्य आगे वाली क्या आएंगी, कड़ी आएंगी।
पूंजीवाद यानी अंतिम शोषण होना चाहिए, उसके बाद ही लोगों में क्या होगा, आक्रोश होगा। तो ऐसी बातें अपन को ध्यान रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। अब अगर मैं बात करूं इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाओं की, तो आलोचनाओं को भी ध्यान में रखना होगा। आर्थिक व्याख्या की निष्कर्ष की बात करूं तो पहली बात ये अपन के सामने आई कि मानव जीवन में सभ्यता के विकास की प्रक्रिया का संचालन क्या होता है, आर्थिक तत्व ही महत्वपूर्ण होता है। और आर्थिक तत्व का ही किस पर नियंत्रण होता है, राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण पर क्या होता है, व्यवस्था पर नियंत्रण होता है। और आर्थिक परिवर्तन होते हैं, वहीं पर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। पूंजीवादी अवस्था से पहले शोषण नहीं था, आदिमवादी को छोड़कर पहले ही शोषण था, बाद में नहीं है। और एक है इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर ही मार्क्स पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की क्या करता है, साम्यवाद की आगमन की बातें करता है। तो ये अवस्थाएं आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अपन ने चर्चा की ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत की 6 अवस्थाएं बताई और उनका आर्थिक बातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैं बात करूं कि इसकी आलोचनाएं क्या हैं। इस सिद्धांत की आलोचनाओं की बात करूं तो आलोचनाएं कौन सी हैं, आलोचनाओं में देखेंगे नंबर 1 आलोचना क्या बन रही है, आलोचनाएं आर्थिक तत्व पर अत्यधिक बल देना, आर्थिक तत्व पर अधिक क्या देना, बल देना। सबसे ज्यादा बल देने की बात आती है वो आर्थिक तत्व पर ही आती है प्यारे विद्यार्थियों। आर्थिक तत्व पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। पहली तो इस सिद्धांत ये सब चीजों को आर्थिक तत्व को ही महत्वपूर्ण मानता है। फिर है सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या आर्थिक आधार पर संभव नहीं है। सभी घटनाएं आर्थिक आधार पर गठित होना मानते हैं। आर्थिक आधार पर सभी घटनाओं को घटना मानता है प्यारे विद्यार्थियों, कि जो घटनाएं घटती हैं वो आर्थिक आधार के आधार पर ही घटती हैं, उसके अलावा किसी अन्य आधार पर नहीं मानता है। और इतिहास की धारणा राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। जो इतिहास की व्याख्या है वो राज्य विहीन समाज होगा, तो राज्य विहीन समाज की जो कल्पना है वो एक कल्पना ही है प्यारे विद्यार्थियों। ये कल्पना करना क्या नहीं है, सही बात नहीं है कि राज्य विहीन हो जाएगा, समाज नहीं होगा। वास्तव में राज्य और समाज का अंत हो जाएगा तो इस पूरे आधार ही खत्म हो जाएगा अवस्थाओं का, या फिर बात करें इस राज्य का, तो ऐसा नहीं होगा। और राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक सत्ता का आधार भी क्या मान रहे हैं, आर्थिक है। आर्थिक है वो गलत बात है कि वास्तव में इनकी बातें अपन नहीं मानेंगे कि ये सिद्धांत है जिसमें राजनीतिक आधार पर आर्थिक बातों की क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। तो ये आर्थिक आधार मानना राजनीति का ये भी गलत बात है, क्योंकि राजनीति अपने सिद्धांतों पर चलती है, आर्थिक तत्व अपने प्रयोगों पर चलता है। तो ये गलत बात यहाँ पर अपन को स्पष्ट नजर आती है। तो ये सिद्धांत अपन ने पढ़ा है ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत प्यारे विद्यार्थियों। अपन ने दोनों आधार अधिरचना के आधार पर एक डायग्राम बनाया था, वो भी आपको याद होगा, जिसमें उत्पादन प्रणाली और सामाजिक राजनीतिक प्रणाली थी, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादनों का संबंध। ये सारी बातें अपन ने बात की है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे नहीं। इस सिद्धांत की अपन ने बात की है जिसमें 6 अवस्थाएं भी अपन ने बताई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों की ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर जो आलोचनाएं होती हैं वो सिद्धांतों की आलोचनाएं अपन ने देखी हैं। उसके बाद तीसरे सिद्धांत की मैं बात करना चाहता हूँ। पहला सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की, और तीसरा सिद्धांत है एक वर्ग संघर्ष। कौन सा सिद्धांत है? तीसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों। इस सिद्धांत की मैं बात करना चाहूंगा कि मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रारंभ इस वाक्य से किया कि समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, और उनका मानना है कि आदिम साम्यवादी अवस्था को छोड़कर वर्तमान तक इतिहास वर्ग संघर्ष से भरा पड़ा है।
तो एक पुस्तक थी, इसकी मार्क्स की पुस्तक आपने देखी होगी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस पुस्तक में इसने बात कही है प्यारे विद्यार्थियों वर्ग संघर्ष की। कहा है कि आज तक का इतिहास कैसा इतिहास रहा है, हमेशा वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, हमेशा वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और वर्ग संघर्ष के इतिहास की अपन बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, तो ये नजर आती है प्यारे विद्यार्थियों वर्ग संघर्ष। और आदिम साम्यवादी अवस्था को छोड़ दें और वर्तमान तक की जो अवस्थाएं चल रही हैं वो हमेशा संघर्ष की अवस्थाएं चल रही हैं प्यारे विद्यार्थियों। आदिम साम्य अवस्था में ऐसा कोई वर्ग नहीं था, आगे साम्यवाद में नहीं होगा, लेकिन बीच वाली जो बातें हैं, कड़ियां हैं, उनमें संघर्ष होता रहा है। और दास अवस्था में स्वामी दास के मध्य, सामंती अवस्था में जमींदार किसान के मध्य, और पूंजीवादी अवस्था में पूंजीपति और मजदूर के मध्य, यानी इन सब में क्या रहा है, संघर्ष रहा है। किस किस में? अगर एक तरफ स्वामी है और एक तरफ दास है, एक तरफ क्या है, जमींदार है, एक तरफ कौन है, किसान है, एक तरफ मालिक है फैक्ट्री का, एक तरफ मजदूर है। इन सभी में दास अवस्था, सामंती अवस्था और पूंजीवादी अवस्था, इन सभी में क्या रहा है, हमेशा आपस में क्या रहा है भाई, संघर्ष रहा है। इसमें कोई बात नहीं है कि संघर्ष नहीं है, इनमें आपस में संघर्ष पाया ही जाता है। यह भी ध्यान रखना है, सभी युगों में वर्ग संघर्ष कहीं चोरी छुपे होता है तो कहीं खुलेआम होता है। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष का अंत कभी क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में से तो कभी दोनों पक्षों के विनाश से होता है। मार्क्स का कहना है कि अब तक के इतिहास जिस वर्ग में शोषणकर्ता से सत्ता छीनी है, कालांतर में वही शोषणकर्ता साबित हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमेशा संघर्ष रहा है, चाहे वो संघर्ष छुपे छुपे चोरी छुपे हो या खुलेआम शोषण होता हो, संघर्ष होता हो, कहीं ना किसी न किसी रूप में हमें क्या देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये वर्ग संघर्ष की भावना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखी होगी। एंगल्स ने अपनी पुस्तक थी उनकी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, उसने भी इस संघर्ष की चर्चा की है। एंजल्स उसका दोस्त था और पहली शोषण संस्था परिवार मानी और शोषित वर्ग क्या था, महिला माना। उसने कहा था कि वास्तव में संघर्ष पाया जाता है। एंजल्स नाम का जो विद्वान था एंजल्स, इसने कहा है कि वास्तव में पहली जो संस्था है शोषण करने की, वो शोषण करता है किसमें, परिवार में। और परिवार में जो पुरुष होता है, पुरुष द्वारा शोषित कौन होता है, शोषित होती है परिवार की महिला। तो महिला का सबसे पहले पुरुष द्वारा क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। इसने कहा है वास्तव में, जिसने अपनी पुस्तक में बताया भी है। और एक शब्द आता है वर्ग क्या है, तो आपको यह भी ध्यान रखना, वर्ग किसे कहते हैं, जिस समूह का एक समान आर्थिक हित हो उसे वर्ग कहते हैं, जैसे श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग। और संघर्ष किसे कहते हैं, तो संघर्ष भी अपन को ध्यान रखना है, असंतोष, रोष और असहयोग की भावना, चाहे आप में क्या हो, असंतोष हो, उसमें रोष हो, असहयोग हो। और वर्ग की बात करें तो जिसके सामूहिक क्या हो, हित हो, सामूहिक हित हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं के आधार पर अपन ने देखा कि वास्तव में कहीं ना कहीं इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में यह संघर्ष पाया जाता है। इस सिद्धांत की अपन आलोचनाएं भी कर सकते हैं वास्तव में, कि इसमें संघर्ष के साथ साथ आलोचनाएं क्या देखी जा सकती हैं। तो इस सिद्धांत की आलोचनाएं अपन को ध्यान रखनी है। वर्ग संघर्ष जो सिद्धांत है उसकी आलोचनाएं क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आलोचनाएं क्या है। पहली आलोचना है वो क्या है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की, एकांकी और दोषपूर्ण क्या है सिद्धांत है। एकांकी और दोषपूर्ण सिद्धांत। कहने का मतलब यह है कि एकांकी और दोषपूर्ण क्या है, यह सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक वर्ग को क्या देता है, ये अधिक महत्व दिया जाता है इसमें,
देखे जाते हैं कि वास्तव में ये एकांकीपूर्ण सिद्धांत है, कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग को ही बढ़ावा देता है और अन्य वर्ग को ये क्या करता है, शोषण का एक साधन मान रहा है। तो एकांकीपूर्ण या दोषपूर्ण सिद्धांत की अपन इसकी आलोचना कर सकते हैं। एक है सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। जीवन का मूल तत्व सहयोग है। मूल तत्व क्या है? सहयोग है। सामाजिक जीवन का जो मूल तत्व है वो आपस में सहयोग करना है। पहले विद्यार्थियों कहीं पर भी क्या नहीं करना है, संघर्ष नहीं करना है। ये इसकी आलोचना है कि आप क्या करोगे, संघर्ष करोगे। इस सिद्धांत का मूल मान्यता इस संघर्ष को लेकर है, तो कहीं ना कहीं आलोचनाओं का माध्यम बनता है, ये नहीं दिखाई देता। हमेशा सहयोग पर बल देता है मनुष्य, चाहे स्वामी हो चाहे दास हो, आपस में दोनों के हित समान होते हैं। जमींदार और किसान है आपस में सहयोग से कार्य करते हैं, मालिक और मजदूर भी आपस में मिलकर कार्य करते हैं। संघर्ष की बात, ये सिद्धांत पूरे संघर्ष की बात करता है, सहयोग की बातें नहीं करता है। तीसरी है समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते, और भी वर्ग होते हैं। समाज में अनेक वर्ग हैं। कहने का मतलब है समाज में जिन दो वर्गों की बात की है वो दो ही वर्ग नहीं होते, अपितु अनेक सारे वर्ग भी होते हैं। अनेक वर्ग होते हैं जिसमें शोषण और शोषित वर्ग ही नहीं होता बल्कि अन्य वर्ग भी होते हैं। तो ये दो वर्गों की चर्चा की है वो सही नहीं है। बहुत सारे वर्ग होते हैं समाज में, उनकी चर्चा इस सिद्धांत में नहीं की गई है, तो ये एक आलोचनाओं का बड़ा ही बिंदु बनता है। एक बात है, सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्ग में अंतर होता है। सामाजिक वर्ग व आर्थिक वर्ग में क्या होता है भाई, अंतर होता है। सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्ग में अंतर होता है। पहले विद्यार्थियों दोनों एक जगह नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आपस में दोनों में अंतर जरूर पाया जाता है। सामाजिक वर्ग का अलग कार्य है, आर्थिक वर्ग अलग होता है। तो यहाँ इस सिद्धांत में आर्थिक वर्ग पर ही क्या है, सामाजिक वर्ग और राजनीतिक वर्ग निहित होता है, ये गलत प्रतीत होता है, अलग भी पाए जाते हैं। क्रांति श्रमिक वर्ग के बजाय बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है, और जहाँ क्रांति की बात ही, क्रांति बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा संभव है। अगर कहीं क्रांति होना है तो क्रांति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या होता है, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा की जाती है, कहीं पर भी मजदूर द्वारा क्रांति नहीं की जाती। तो यह सिद्धांत कहता है कि क्रांति बुद्धिजीवी द्वारा की जाएगी, कहीं भी श्रमिक या मजदूर वर्ग द्वारा क्रांति नहीं की जाती। तो यह संभव भी कम लगता है। और समस्त इतिहास का संघर्ष इतिहास का रहा है। यह सिद्धांत ये कहता है कि इतिहास, गलत सिद्धांत ये दिखाई देता है, संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये गलत प्रतीत होता है पहले विद्यार्थियों। इसमें मानवीय सहयोग की कहीं चर्चा नहीं की गई है। ये बताया गया है कि वर्ग संघर्ष, ये सिद्धांत है वो हमेशा वर्ग संघर्ष की ही बात करता है। तो इस सिद्धांत की अनेक सारी आलोचनाएं आपके समक्ष मैंने बताई हैं। अपन ने 3 सिद्धांतों की चर्चा की है और इस सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं वो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। आप इनको आराम से देख सकते हैं। इनकी बात मैं बताना चाहता हूँ। इस सिद्धांत की बात करूँ तो वर्ग संघर्ष की बात कही है, और इसने एक पुस्तक लिखी थी मार्क्स ने, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में संघर्ष की बात की है। काय कि संघर्ष किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहा है, चाहे स्वामी और दास के मध्य संघर्ष रहा हो, चाहे जमींदार और किसान के मध्य संघर्ष रहा हो, चाहे पूंजीपति और मजदूर के मध्य संघर्ष रहा हो। इसका मतलब संपूर्ण इतिहास में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये सिद्धांत ये कहता है, चाहे संघर्ष खुलेआम होता हो या बंद कमरे में होता हो, संघर्ष किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। इसी बात का समर्थन करते हुए उसके दोस्त, मार्क्स के दोस्त हैं एंजल्स ने भी अपनी पुस्तक में
जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ओरिजिन फैमिली ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन स्टेट, इसमें भी वर्ग संघर्ष की बात की है। उसने कहा है संघर्ष विद्यमान रहता है और संघर्ष में सबसे पहले परिवार द्वारा क्या किया जाता है, संघर्ष किया जाता है। उसने कहा है कि परिवार में जो पुरुष होता है वो सबसे पहले शोषण करता है या शोषक है, और जो शोषित होने वाली है वो उसकी महिला है, मतलब वाइफ है, और पुरुषों द्वारा महिलाओं का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। ये सिद्धांत इस बात में इसकी व्याख्या कर रहा है यहाँ पर। तो कहीं न कहीं कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने, फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर कहीं ना कहीं शोषण की बात कही है और कहा है कि संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं करने के बिंदु अपन के सामने नजर आते हैं, और वह आलोचनाओं के बिंदु आपके सामने नजर हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसने बताया कि वर्ग क्या होता है कि ऐसा कोई समूह है जिसका सामूहिक क्या हो, हित हो, और वह आर्थिक उद्देश्य से क्या बनता है, आर्थिक उद्देश्य को लेकर बनता है और अपना क्या चाहता है, भला चाहता है। तो यह सामाजिक हित समूह है। एक है असंतोष और रोष की बात करते हैं पहले विद्यार्थियों। असहयोग तो यह संघर्ष होता है, कहीं ना कहीं आप में असंतोष की भावना है, रोष है, असहयोग की भावना है, तो आप में संघर्ष होगा कहीं ना कहीं। अब इस सिद्धांत की आलोचनाओं की बात की मैंने, एकांकी और दोषपूर्ण सिद्धांत पाया जाता है। एक है जीवन का मूल तत्व क्या है, सहयोग है, जबकि यह सिद्धांत क्या बताया जाता है, हमेशा जीवन में संघर्ष रहा है, यह गलत बिंदु बनता है। समाज में अनेक वर्ग होते हैं, ये दो ही वर्ग नहीं होते, शोषक और शोषित वर्ग की ही चर्चा की गई है सिद्धांत में, जबकि यहाँ पर वर्ग बहुत सारे होते हैं पहले विद्यार्थियों, हमें देखा जाता है। तो ये भी इसकी आलोचनाओं का बिंदु है। क्रांति बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा ही संभव है, यह गलत धारणा है। क्रांति बुद्धिजीवी ने द्वारा संभव होती है, लेकिन इस सिद्धांत ने कहा है कि क्रांति श्रमिक वर्ग द्वारा की जाती है, मजदूर द्वारा की जाती है। ये हमें कम प्रतीत होती है, काल्पनिक प्रतीत होती है, क्योंकि क्रांति लाने का कार्य, समाज में परिवर्तन लाने का कार्य होता है, वो बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा होता है। एक आलोचना है संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये गलत बात है। इस सिद्धांत ने कहीं भी सहयोग की बातें नहीं की है। तो सहयोग की ये सिद्धांत कहीं ना कहीं क्या करता है, आलोचना करता है। इस सिद्धांत में कहीं भी सहयोग की बात नहीं की गई है, पूरे सिद्धांत में संघर्ष की ही बात की गई है और वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। इस तरह से यह सिद्धांत अपन ने संपूर्ण किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो सिद्धांत पहले पढ़ा वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है, हीगल और फायरबाख से लेकर मैंने बताया था इसमें किन किन बातों का है प्रक्रिया। एक डायग्राम बनाया था मैंने, वाद प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं का डायग्राम बनाया था। यहाँ पर वाद, यहाँ पर प्रतिवाद, यहाँ पर संवाद, ऐसे चलता है। गेहूं की बाली बनती है, फिर उसके साथ प्रक्रिया होती है और फिर वो संवाद यानी गेहूं की बाली, गेहूं दंगी आती है। ऐसे बात की थी पर विद्यार्थी, याद करो उस चीज़ों को, ये ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में अपन जरूर देखेंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद में मैंने एक डायग्राम बनाया था इस तरह से, उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन में संबंध, श्रमिक वर्ग, साधन वर्ग, ये बताए थे मैंने, उसका भी ध्यान रखना है। और आज चर्चा की है मैंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की। इस पुस्तक का भी ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स की पुस्तकें भी मैंने बहुत सारी बताई थी, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत सारी पुस्तकों की अपन ने व्याख्या की थी प्यारे विद्यार्थियों। और इस सिद्धांत की, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनाओं को भी ध्यान रखना है। आगे अपन एक नया सिद्धांत लेके आऊँगा इसी कड़ी में, आपको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। लेकिन इन वीडियो को आप जरूर देखें, इन वीडियो को आधार पर ही आपको आगे वाली बातें या आगे का कार्यक्रम समझ में आएगा। ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। आज की क्लास में यही समाप्त करूँगा। आप लगन और मेहनत से इनको नोट्सों को उतारें, एक साथ मैंने PDF दे दी है, समझ के आप ध्यान रखें। हो सकता है पहले PDF आपको मिल गई हो तो आप पहले PDF को भी पढ़ लें, उसको नोट डाउन बाद में कर लेना, लेकिन पढ़ तो ले, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं PDF बच्चों को पहले भी उपलब्ध करा देता हूँ, पुस्तक पहले पढ़ लें, फिर मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, तो कतई कोई संभावना नहीं होगी आपको कहीं दिक्कत आ जाए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है प्यारे विद्यार्थियों। आप कहीं पर भी लिख के ले लो, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आए क्लास सुनने के लिए आपको, थैंक यू।